और कब कोई भी आर्किटेक्ट समझने लगे कि अब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब मैं ऊपर हूँ एकदम टॉप लेवल, अपने आप को कुछ समझने लगे, कुछ तो अचीव किया है। क्योंकि अगर इस पॉडकास्ट से एक सबसे बेस्ट लेसन लेके जाए कोई भी पर्सन, तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? तो क्या ये करियर रिसेशन प्रूफ है? जैसे कि कोरोना आया था, इम्पैक्ट हुआ था इसमें। एज आर्किटेक्ट, कॉफी या चाय, स्केचिंग या रेंडरिंग, ऑटोकैड या रेविट, साइट विजिट या ऑफिस वर्क, रेसिडेंशियल या कमर्शियल, मिनिमलिज्म या लग्जरी, कंक्रीट या वुड, मॉर्निंग वर्क या नाइट वर्क, हैंड स्केच या एआई, क्लाइंट मीटिंग या डिजाइनिंग। वैसे इन जनरल जॉब या बिजनेस में क्या आपके हिसाब से अच्छा है? क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ओके, सोलो वर्क या टीम वर्क, एक आर्किटेक्ट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या होता है? ओके, वन सॉफ्टवेयर यू कांट लिव विदाउट। ओके, एक बुक रिकमेंडेशन, ड्रीम प्रोजेक्ट एक आर्किटेक्ट का क्या होता है और आपका क्या है? वन प्रोडक्टिविटी हैबिट। ओके, एक सिटी जहां आप डिजाइन करना चाहेंगे। सक्सेस इन वन वर्ड। ओके, आर्किटेक्चर इन वन सेंटेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अनाम खालिक जी, तो जो एक फाउंडर हैं और आर्किटेक्ट भी, और कंपनी का नाम है AAD, आर्ट ऑफ एडेप्टिव डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कैसे आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में सारा कुछ, बहुत चीजें होती है। तो बारी बारी से मैं क्वेश्चंस करते रहूंगा और आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं, एंड तक बने रहना, बहुत ही बेहतर पॉडकास्ट होने वाला है। ओके, तो मैंने तो वैसे थोड़ा सा इंट्रो बता दिया है, पर एक्स्ट्रा पता चलेगा अगर आप बताएं तो। So, by professional qualification, so I'm an architect and I run an architecture firm. But the major idea is कि हम इस profession को सिर्फ as a degree, सिर्फ as a place of making plans and buildings नहीं देखते. It's a bigger responsibility. हम जहाँ पर लोगों की life को impact कैसे कर रहे हैं architecture, उसको design करके उसको improvise करने की कोशिश. So that's the name, hence art of adaptive design. अच्छा, तो ये आइडिया कब आया, कैसे आया, इसकी स्टोरी क्या है? See, idea, of course, जब मैं बैचलर्स में ही गई, स्टार्ट किया मैंने डिग्री, so I always had a knack for कि मुझे स्पेस डिजाइन करना पसंद था। फिर धीरे धीरे रियलाइज किया कि आर्किटेक्चर कितनी इम्पोर्टेंट डिग्री है, जो डेली बेसिस पे आप कैसे जगह पर रह रहे हो, किस तरीके की आपकी स्पेसिंग है, एवरीथिंग सबके मूड को, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ इम्पैक्टिंग जॉब है। सो आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड देन जब मुझे धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करके ये कॉन्फिडेंस आया और अपनी एक खुद की फिलोसफी डेवलप कर पाए कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी किसी भी अपने क्लाइंट की लाइफ को, प्योरली लाइंस बना के या बॉक्सेस बना के, रूम्स बना के नहीं, बट इम्पैक्ट कैसे करूंगी उनकी लाइफ। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी इन 2009। ओके, और इस फील्ड में आने का बचपन से था कुछ इंस्पिरेशन, या फिर बाद में आके आपने देखा कुछ बेहतर हो सकता है इधर? इंटरेस्टिंग है। See, of course, बचपन में ये नहीं पता था कि आर्किटेक्चर का की कोई फील्ड है, बट मैं जब वापस सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, क्योंकि मैं स्पेसेस को ऑब्जर्व करती बचपन से, उनकी फंक्शनैलिटी को ऑब्जर्व करती थी अननोइंगली। मतलब एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उस क्यूरियोसिटी में मेरी ये क्यूरियोसिटी थी कि कैसे किसी चीज को मैं अपने ब्रेन में इमेजिन करती थी कि कैसे स्पेस चेंज कर सकती हूँ, मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, या रोड्स पे ट्रैवल करके बस से जा रहे हैं दादी के घर, सो मैं रोड पे देखती रहती थी कि रोड में ये सही कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली ये चेंज हो सकता है। सो देन जब बड़ी हुई, पता चला स्कूल के लेटर स्टेज में जब करियर सिलेक्शंस के ऑप्शंस आए कि आर्किटेक्चर भी कोई फील्ड होती है, एंड आई रियलाइज्ड कि ऑफ कोर्स मतलब आर्किटेक्चर वाज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ अ क्रिएटिव स्पेस, क्योंकि आर्टिस्ट बनना नहीं चाहती थी मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी, बट टेक्निकल भी चाहती थी। तो आर्किटेक्चर हेंस एक बहुत ही परफेक्ट फील्ड निकली फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो आर्टिस्टिक और लॉजिक को ब्लेंड करता है से। अच्छा, और जब आप कॉलेज में थे और अभी जो आप वर्क कर रहे हो इंडस्ट्री में, दोनों में कितना डिफरेंस है? वहाँ जो पढ़ाई होती थी और अभी जो इम्प्लीमेंटेशन? I think that goes
goes for every field. कॉलेज में हम एक बहुत सरफेस लेवल की इंट्रोडक्टरी चीजें सीख रहे होते हैं, हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है कि क्या क्या होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिफरेंट है। स्पेशली आर्किटेक्चर की अगर बात करूं तो, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। कॉलेज में आपका क्लाइंट आपका प्रोफेसर होता है, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर रियल टाइम क्लाइंट होता है, रियल टाइम साइट होती है, बहुत सारे साइट पे टीम्स होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तब तो एक आर्किटेक्चर बहुत सारे वेरिएबल्स को मैनेज करने की फील्ड है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। ओके, तो जैसे आपने फेस करने पड़ सकते हैं। See, as a career option, I would say struggle नहीं, but मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, अगर किसी इंसान के अंदर डिजाइन प्रोसेस को अच्छे से एसिमुलेट कैसे करके आप रिजल्ट्स को कैसे जनरेट करते हैं, ये आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ऑब्जर्वेशन। अगर ये तीन चीजें हैं तो स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, इनिशियली यू विल हैव XYZ सैलरीज डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर, बट जैसे मैं भी हायरिंग करती हूँ अपनी कंपनी में, तो मैं एक्सपीरियंस के ईयर्स से ज्यादा किसी इंसान की इस काबिलियत को ज्यादा एनालाइज, तो भले ही 2 साल का इंसान एक्सपीरियंस रखता है, बट देन दे विल गेट हायर पे। तो इट्स ऑलवेज अबाउट योर ओन कैपेबिलिटी। स्ट्रगल तो इट्स लाइक अ थिंग फॉर सम टाइम। अगर आप में काबिलियत है तो आप उसको बदल दो। करेक्ट, वापस वहाँ रीसेट हो जाए टाइम। तो क्या नया करोगे जिससे लोग लर्निंग ले सकते हैं? आई थिंक आर्किटेक्चर को बहुत बार बच्चे इस बात से सोचते हैं, या मैंने भी सोचा कि इट्स अ फील्ड ऑफ डिजाइनिंग ना, बट बहुत ज्यादा उससे बड़ी इंडस्ट्री है ये, और जहां पर ज्यादा रोल है कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का, नेटवर्किंग का, एक ट्रस्ट बिल्डिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो शायद आपको ना स्कूल में सिखाए जाते हैं, ना कॉलेज में कोई बताता है कि आप डिजाइन तो कर रहे हो, बट इसको at the end of the day you need this more than just the design, or not, I wouldn't say more, but ये भी बहुत important चीज है जो आपको आनी चाहिए। आर्किटेक्ट, so I feel see architects आजकल एक बहुत ही ज्यादा widely, जिसमें हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, every year they're coming in, so and there are a lot of companies जो बहुत अच्छा कर भी रही है, बट मेजर अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए, या जिस तरह से मैं रन करती हूँ आर्किटेक्चर स्टूडियो अपना, इज दैट कि इट्स नॉट अबाउट अवार्ड्स कितने हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपका सोशल मीडिया क्या है, इट्स अबाउट कि आप जब हर प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या आपका क्लाइंट आपके उस रिजल्ट से इम्पैक्ट उसकी लाइफ जो हो रही है, वो कितनी आप उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो उसकी लाइफ। Because as an architect, you are way more than just a professional of creating a space. Like I said, मैं बार बार इसी बात पे इसीलिए बार बार जोर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आर्किटेक्चर को एक फील्ड जो सिर्फ नक्शा बनाती है, सिर्फ बहुत बड़ी है, वो आपकी जिंदगी इम्पैक्ट करती है, तो वो बहुत जरूरी चीज है। ओके, अगर किसी को भी, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ऑडियंस को पता चल जाए जिनको नहीं पता है उनके लिए। Sure. So, आर्किटेक्ट पहले तो एक डिग्री लेता है, DARC, जो 5 साल का कोर्स लेता है, एंड उसके बाद जो मेन प्रोफेशनली आप डिलीवरेबल क्या होता है क्लाइंट के लिए, वो आर्किटेक्चर एक पूरी बिल्डिंग एनवायरनमेंट को डिजाइन करने का काम है, जिसमें आपके बाहर किस जगह पर वो बन रहा है, क्या क्लाइमेट है, लाइट कैसी है, धूप कैसी है, खुद इंसान की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका खुद का लोकलाइज्ड टेस्ट क्या है, उनकी खुद की आदतें क्या है, उन सबको डिजाइन करने की काम आर्किटेक्ट है। करने वाला इंसान आप। इसमें एक इंटीरियर डिजाइनिंग भी होती है, आर्किटेक्चर होता है, तो क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उन दोनों?
See, architect, like I said, कि आर्किटेक्चर पूरी बाहर के एनवायरनमेंट को, क्योंकि आप बिल्डिंग को स्क्रैच से खड़ा कर रहे होते हैं, आपके पास एक फ्लैट लैंड, वेदर एनी सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, या कोई भी है, बट आप उसमें आप एक बिल्डिंग को बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हो, क्लाइमेट को कंसिडर करते हो, एयर का पूरा क्या डायरेक्शन है मूवमेंट का, धूप की क्या है, आगे पीछे की उसकी पूरी टोपोग्राफी को देखते हो, जमीन की लेवल्स को देखते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बिल्डिंग लेवल पे पूरा काम हो रहा होता है, जहां पर आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। इंटीरियर्स उसके अंदर की चीज है, जहां पर आप ये चीजों को चेंज नहीं कर सकते ना। वो एक बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप हाँ स्पेसेस रीअलाइन कर सकते हो, लेकिन आप बिल्डिंग को पूरी तरह से नहीं कर सकते। सो वो इंटीरियर्स का पार्ट हो जाता है। तो सेपरेट चीजें हैं वो दोनों। जी जी, दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज है। तो किसी को थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा हो इसमें, अगर उसकी ड्राइंग अच्छी हो तो क्या हेल्प करती है वो इस फील्ड में? आर्ट ड्राइंग आर्ट या सॉफ्टवेयर ही सीखना होता है? नहीं नहीं, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट होती है। स्केच करने का रीजन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब कई बार होता है हम क्लाइंट मीटिंग में है या हम साइट पे खड़े हैं, तो हमें कितनी बेहतर सा आइडिया एट द एंड ऑफ द डे एज एन आर्किटेक्ट, उसके आप अपनी समझ को कितनी बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो दूसरे इंसान को, वेदर इट्स अ क्लाइंट, भले ही वो एक लेबर है साइड पर, तो आप अपने स्केच से उसको बताते हो कि ये ऐसा करना है, ये करना है। तो आपका स्केच आपका कम्युनिकेशन का स्ट्रेंथ है। तो उसका ये लेना देना ड्राइंग अच्छी से नहीं है, उसका ये लेना है कि आप कम्युनिकेट कितना अच्छा कर पा रहे हो अपनी स्केचिंग से, कि आप करना क्या चाहते हो इन द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म, कि आपके हाथ में पेन है और आपने एक्सप्रेस करके समझा दिया, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्केचिंग। सेकेंड थिंग इज सॉफ्टवेयर, यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के दिन में एवरीथिंग इज वर्किंग विद सॉफ्टवेयर एंड डे हर 2-3 साल में नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नया कुछ आता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता जाता है। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगी, वाइल स्केचिंग इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर एक मोड है जहां से आप अपना काम करते हो, वो एक टूल है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आनी चाहिए वो है डिजाइन थिंकिंग। अगर आपके अंदर डिजाइन थिंकिंग नहीं है तो ये दोनों चीजें होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप क्या ही करोगे कि अगर आप डिजाइन थिंकिंग नहीं करोगे, यू बी मेयरली लाइक अ सो कॉल्ड आर्किटेक्ट जो एक डब्बे जैसी बिल्डिंग बना रहा है, बट उसका थॉट प्रोसेस ही नहीं। तो क्रिएटिविटी अगर किसी को चाहिए तो क्या ये डेवलप की जा सकती है या बाय बर्थ होती है ये चीजें? क्रिएटिविटी एक मसल की तरह है, जैसे हम मसल ट्रेनिंग करते हैं। सो क्रिएटिविटी एक मसल है जो डेफिनेटली बाय बर्थ होती है लोगों में। There are people who are very much born as बहुत talented, but creativity एक मसल है जो कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको बेहतर कर सकते। आप जितना ऑब्जर्व करोगे, इसीलिए आर्किटेक्ट्स में को बोला जाता है, या फील्ड में हमारे इतनी कॉलेज में भी ट्रिप्स होती हैं। रीजन बिकॉज हम चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और सब लोग ऑब्जर्व करें, अपने आप से दुनिया को अंडरस्टैंड करें, स्पेसेस का इंटरैक्शन समझे, हर चीज को पूरी तरह एनालाइज करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राइट, ओके। तो डिग्री कौन कौन से लेने पड़ते होंगे आर्किटेक्ट बनने के लिए? एक बीआर की डिग्री होती है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि इंडिया में 5 इयर्स का कोर्स है। एंड उसके बाद आप क्वालिफाई होते हो एज an architect can function work independently while registered। आप COA के थ्रू रजिस्टर करते हो क्या, आप इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन वर्क अंडर डिफरेंट कंपनीज इंडिया या अब्रॉड, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्वालिफाई करो उनके नॉर्म्स के अराउंड, तो यू कैन टेक दिस। PR इज द कोर्स। ओके। और अगर किसी को फ्यूचर की चिंता है कि अगले 10 साल 20 साल में ये इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट करेगा टेक्नोलॉजी का, AI का, तो ऐसा कुछ हो सकता है? ऑटोमेटेड सब कुछ। इम्पैक्ट आई फील AI इसका एक बहुत बड़ा डिस्कशंस हमारे आपस जब मीटिंग्स होती है, व्हेन वी मीट एज आर्किटेक्ट्स इवेंट्स में ऑल,
सो एआई का बहुत डिस्कशन होता है. आई ऑलवेज से दिस दैट एआई एक टूल है जिसमें कि क्या होगा कि आपके जो मोनोटोनस डेली मीनियल जॉब्स है वो फास्ट हो जाएंगी. उसमें आपको अननेसेसरी जो ब्रेनलेस तो नहीं बोलूंगी बट अननेसेसरी जॉब्स है वो आप हैंड ओवर कर सकते हो, तो फास्टर प्रोसेस हो जाएगा. बट ऑब्सोलीट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर लाइक आई सेड इज अ पीपल फील्ड. कभी इंसान को समझ करके उसके हिसाब से उसकी एक एक चीज को ध्यान करके उसके लाइफ को इम्पैक्ट क्या कर रहा है इस डीपर अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं कर पाएगा. सो दोज आर्किटेक्ट्स हु हैव दैट टेंडेंसी, who can have a design process, who have a design thinking, who have observation skill, वो obsolete कभी नहीं. हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं. बिकॉज ऑल्सो सेकेंड थिंग इज बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं. थोड़ा स्लोअर प्रोसेस होता है, थोड़ा पॉलिसी ड्रिवन प्रोसेस होता है. it's more about कि जैसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इज मोर अबाउट कि वो क्लाइंट फास्टर इंटरेक्शन होता है, क्विकर मूविंग प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो बोथ अच्छे स्कोप्स हैं. बट प्राइवेट का क्या है कि प्राइवेट इज मोर डायनेमिक और गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल. क्रिएटिविटी एंड लॉन्जेविटी पॉइंट्स. राइट. तो अगर कोई फ्रेशर है, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, तो उसको किस स्किल पे फोकस करना चाहिए इसमें बेहतर करने के लिए इस इंडस्ट्री में? ओनली एंड ओनली डिजाइन थिंकिंग. सॉफ्टवेयर एक बार को मत करो ध्यान इस पे कि सॉफ्टवेयर सीखना है मुझे. सॉफ्टवेयर इज समथिंग जो एआई ले लेगा. ठीक है, ये बात. जिस एक रीजन की वजह से सिर्फ आप अगर सर्वाइव करोगे एज एन आर्किटेक्ट इज योर डिजाइन थिंकिंग, इज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, प्रॉब्लम सॉल्व. These are the 3 important skills जो आपको कभी obsolete नहीं कर सकती है. This is only thing that one should focus on, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो प्रोफेशनल आज के दिन. तो एक सिविल इंजीनियर भी होता है, तो इन दोनों का कैसे होता है कोलैबोरेशन अगर कोई बिल्डिंग बनानी है बड़ी सी? सिविल इंजीनियर्स आर पीपल. तो फॉर एग्जांपल हम पूरे स्पेस को अलाइन करते हैं. एज एन आर्किटेक्ट हम किसी ही प्रोजेक्ट के एपेक्स होते हैं, टॉप पे. हम सबको डिराइव. सिविल इंजीनियर उस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को डिजाइन करता है कि वो किस तरह से मजबूत है कि नहीं, वो उसको अश्योर करता है. उसमें हमारी और उनकी टू एंड फ्रो चलती है. लाइकवाइज और भी कंसल्टेंट्स काम आते हैं. फॉर एग्जांपल MEP कंसल्टेंट होता है, वो उस बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी को पूरी तरीके से डिसाइड करता है. तो हर एक कंसल्टेंट का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है. बट सिविल इज द स्टेबिलिटी ऑफ द. तो कौन कौन से ऑप्शन सही रहेंगे और क्या प्रोसेस है एक बेस्ट कॉलेज चूज करने का? See, I think of course one thing is tag या एक कॉलेज का नाम मैटर करता है. दैट इज नॉट अ क्वेश्चन जो हम डिबेट करेंगे. बट उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप जिस भी कॉलेज में जाएं वो आपको किस तरीके की फैकल्टी ऑफर हो, आपको एक्सपोजर कितना दे रहा है इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल. आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है टुवर्ड्स योर ओवरऑल shaping to becoming an architect. So like I said कि design thinking, communication, soft skills और बहुत सारी analytics और सबको देख करके आपको कितना shape कर रहा है कोई कॉलेज, that is a good just for me. और कॉलेज में कॉलेज के स्किल्स मैटर करेंगे या फिर डिग्री जो मार्क्स होते हैं कि हाँ हाई CGPA एक अच्छे जॉब लेने के लिए, या स्टार्टअप में तो वैसे मैटर नहीं करेगा पर एक इंटर्नशिप एक जॉब लेने के लिए किसी को अगर इस फील्ड में बेहतर करना है तो क्या ये मैटर होता है, फेस करनी पड़ती है स्ट्रगल? मार्क्स होते हैं इम्पोर्टेंट बट इतने नहीं होते. बिकॉज लाइक आई सेड कि आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप अपने आप की स्किल्स, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आपकी डिजाइन थिंकिंग कैसी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. वाइल मार्क्स may or may not hold importance. अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से इसको ऑब्जर्व करती है. बट पर्सनली एट AAD we don't value marks. We value your design thinking. We value your communication skills. We value your management skills.
ओके, अगर किसी को इसमें फ्रीलांसिंग वगैरह तो होती होगी, तो पोर्टफोलियो बनाना हो तो कहाँ से शुरू करे, किसी को कहाँ से शुरू करना चाहिए किसी को? पोर्टफोलियो मुझे लगता है आप जब फर्स्ट ईयर में ही है बैचलर्स में, आप क्योंकि 5 साल पढ़ाई कर रहे होते हो, आप बहुत अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स करवाते हैं एक करिकुलम के अंदर। तो आपको जो भी लगे कि किसी भी चीज के थ्रू जहां पर आपने बहुत डिजाइन थिंकिंग या कॉन्सेप्चुअली या किसी भी पैरामीटर में आपने बहुत चैलेंजिंग कोई चीज को ब्रेक थ्रू किया है, तो फर्स्ट ईयर से आपकी वो सारी चीजें आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट स्केल वाइज हो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग थिंकिंग से अगर बनाया गया है, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर अपना पोर्टफोलियो शेप करना स्टार्ट कर सकते और करना चाहिए। ओके, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हर एक आर्किटेक्ट ऑलमोस्ट यूज करता ही है? AutoCAD, ओके, Photoshop, SketchUp, आई थिंक, और एक कोई भी एक सॉफ्टवेयर जिससे आप रेंडरिंग को इम्प्रोवाइज कर सकते। ओके, और इसमें एआई टूल्स वगैरह का यूज होता है? हाँ, आजकल तो एआई बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आर्किटेक्चर फील्ड के लिए, इंटीरियर्स के लिए, जो आपके वर्क को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं, स्पेशली विजुअलाइजेशन के अराउंड। तो आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ी हेल्प है इनफैक्ट आई वुड से, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो किसी एक टीम को पूरा लगा करके काम करवाते थे 7-8 घंटे एक दिन में, 3-4 दिन काम चल रहा है, दैट कैन बी डन नाउ इन अ 2 hours टाइम एआई हेल्प्स। तो आई फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत हेल्प। तो अब जैसे ऑटोकैड है तो थोड़ा लर्निंग कर्व है उसमें, कई लोगों को वो लगेगा बहुत ही मुश्किल, तो क्या प्रैक्टिकल तरीका होना चाहिए उसको स्टेप बाय स्टेप सीख लेने के लिए बेहतर तरीके से? मैं हमेशा से मैं एज अ पर्सन रही कि मैं सेकेंड ईयर बैचलर ओवर होते ही, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बट मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी डिफरेंट कंपनीज में। और पूरे बैचलर के ड्यूरेशन में मैं किसी न किसी कंपनी के साथ अपना फ्रीलांस करना या एसोसिएटेड थी किसी न किसी तरीके से। सो ऑटोकैड मैंने ऑन द गो सीखा है, एंड मैं ये कहती हूँ कि कोई भी चीज सीखने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में चले जाओ। एक रियल टाइम प्रोजेक्ट ले लो, एक रियल टाइम घर बनाने लग जाओ, एक रियल टाइम कोई भी प्रॉब्लम उठा लो स्केचअप पे, उसका 3D बनाने लगो, एक रियल टाइम कोई चीज उठाकर उसको फोटोशॉप पे बनाने लग जाओ। सो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एनी सॉफ्टवेयर, क्योंकि और कमांड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड के लिए। शॉर्ट हैंड्स, बहुत सारी कमांड्स होती है, दे आर अ लाइफ सेवर, बिकॉज आप अपने जितनी ज्यादा अच्छी कमांड्स आपको आती होंगी उतना एफिशिएंटली आप अपना टाइम यूज कर पाओगे ऑन ऑटोकैड स्पेशली। हाँ, लर्न बाय डूइंग अप्रोच होना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो हैंड स्केचिंग कितना रेलेवेंट रहेगा आगे? अभी है रेलेवेंट? बहुत हमेशा रहेगा हैंड स्केचिंग। आप ये सोचो कि अगर मुझे किसी क्लाइंट को कुछ समझाना है, मेरे पास पेपर है, पेन है, 30 सेकेंड्स में मैंने स्केच किया, मैंने समझा दिया, वेदर क्लाइंट और लेबर और साइट पे कॉन्ट्रैक्टर है। अब यही काम मैं ले जाऊं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं बैठ करके उसका स्केच बनाऊं, टाइम कंज्यूमिंग, डेवलप करूं, वापस आऊं। Sketch, like I said, sketching is a way of communicating clearly your idea and getting through with your client या फिर contractor या labor. ओके, और जब एक एजेंसी टाइप कोई स्टार्ट करे या कोई एक कंपनी स्मॉल स्टार्ट करे, तो क्लाइंट वगैरह लेने का क्या प्रोसीजर होता होगा? I feel architecture सबसे बड़ा एक जो चीज है जिसमें इस रिलेशनशिप है। तो आपको किसी भी क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं रैंडमली जाकर के कोल्ड अप्रोच करूँ, या इट टेक्स टाइम, और आपको ट्रस्ट बिल्ड करना। तो इस पर मत फोकस करिए कि 4 क्लाइंट्स मिल जाएंगे या 2 क्लाइंट मिल जाए। बिल्ड ट्रस्ट। एक प्रोजेक्ट भी मिले ना मिले, लोगों से आप मिल रहे हो ना, ट्राई टू बिल्ड योर ट्रस्ट विद, काम आएगा।
ऑटोमेटिकली आए if they trust him. Because कोई भी फील्ड ऐसी है कि people are spending their lakhs savings, है ना, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो वो एक ऐसे इंसान से करने की बात करेंगे ना जहाँ पे वो ट्रस्ट फैक्टर हो, जो जान पाए कि यार I have this much money and I am trusting you with my money, my hard earned saved money. ट्रस्ट पे फोकस कीजिए, वही एक तरीका है काम ढूंढने का और लॉन्ग टाइम पे सर्वाइव किसी भी प्रोफेशन में। तो इसमें हाई टिकट कितना चार्ज करता होगा एक अच्छा आर्किटेक्ट? प्रोजेक्ट में चार्जेस टोटली डिपेंडेंट होते हैं कुछ फैक्टर्स। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता, कोई इंसान अपने कैपेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू पे चार्ज कर सकता है, तो ठीक है एक्स वैल्यू, बट मोस्टली जो पैरामीटर्स जो डिसाइड करते हैं कि किसी चीज पे कैसे कॉस्टिंग की जाएगी मैं वो बता सकती हूँ। तो उसमें स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपको एग्जैक्टली कितना काम करना है उसके अंदर, आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपको कितनी टीम लगेगी किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, आपका ओवरऑल रिसोर्सेज क्या यूज हो रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को डिसाइड करने में कि आपको कोड देना क्या है। सो ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। कोई एक ब्रांड है तो अपनी ब्रांड वैल्यू को लेकर के उसको हाइप करके 1x+ फिगर दे सकता है, वही चीज कोई इंसान और कम में दे सकता है। राइट। तो इसमें साइट विजिट भी होता है? अच्छा, ओके, वहाँ क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कि स्मूथली हो जाता है? नहीं, साइट इज द मैं बोलूंगी तो क्रक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बन तो साइट ही गिरा है, सब कुछ पेपर पे हो गया, डिजाइन कर लिया, सोच लिया, सारे चैलेंजेस पेपर पे जो थे वो सॉल्व कर लिए, पर साइट विजिट का क्योंकि होता क्या है कि साइट पर आपकी जब चीज बन रही होती है, सो यू हैव बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी टीम्स कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, मटेरियल कभी नहीं मिल रहा है, कभी साइट चेंजेस में साइज ऊपर नीचे निकल आ रहा है, तो ये सारा कुछ साइट पे जाकर के एक तरीके से आप दोबारा से प्रोजेक्ट को रीएग्जिट करने लग जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स। ओके, और मटेरियल कौन डिसाइड करता है कि किस क्वालिटी की आएगी? मटेरियल एज एन आर्किटेक्ट हम ही डिजाइन करते हैं पूरा, एवरीथिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो भी जाता है इट्स अ पार्ट ऑफ द कंसल्टेंसी दैट एन आर्किटेक्ट यूजुअली ऑफर्स, कि वो डिपेंड करता है मटेरियल। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है तो उसका बजट क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, मेंटेनेंस कैसा है उसका, किसी तरह से यूज किस एरिया में हो रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स डिसाइड कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है किसी भी स्पेस में या प्रोजेक्ट के, बट करता आर्किटेक्ट। ओके, तो ये कितने स्टेजेस होते होंगे एक प्रोजेक्ट के लिए? आई थिंक अराउंड 6 or 7 स्टेजेस है। स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल डिजाइन से, जब आप क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट समझ लेते हो और आप एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करते हो, प्लानिंग प्रिपेयर करते हो। सेकेंड इज जब आप उनकी डिजाइन फेज पे चले जाते हो, जहाँ पे आप डिजाइन करना स्टार्ट करते हो चीजों को, एलिवेशन बिल्डिंग के बारे में जब बात करें, इंटीरियर्स के बारे में, इंटरनल स्पेसेस का ये होता है डिजाइन, पूरा एक स्पेस फॉर्म ब्रेक डाउन करके करने लग जाते हो डिजाइन। थर्ड इज देन द 3D डेवलपमेंट। फोर्थ इज वर्किंग ड्राइंग्स, जिसके बेसिस पर आपका साइट का काम होता है। फिफ्थ इज देन साइट पे किक ऑफ होता है और साइट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है, मटेरियल सिलेक्शन स्टार्ट होता है, देन फाइनली इट्स अ हैंडओवर। तो अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट नहीं है, अपनी कंपनी स्टार्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, जॉब ही करनी है, तो इसका सैलरी रेंज कितना होता होगा कि उसको लुकअप कर सके कि ये चाहिए, ये अगर मिल गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी? हाई फिर आई थिंक अगर जिंदगी बदलने वाली बात करनी है तो सबसे पहले तो आई थिंक इंसान को अपनी डिजाइन थिंकिंग पे इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो आई थिंक 0 to 2 years के अराउंड 3 lakhs करीब के आपकी एनुअल इनकम हो सकती है, 3 to 6 lakhs। 3 to 5 years would be approximately way around 6, 7, 8 lakhs rupees, and
your नहीं, I'm sorry, मैंने गलत बोल दिया. 0 to 2 years is around 3 lakh per annum. 3 to 5 years is around 3 to 6 lakh per annum. 5 to 8 would be roughly around by 7, 8 lakh rupees, 9 lakh rupees per annum. And then 8 or 10 plus, depending on what skills you have and all. So that can go from 12 lakhs to 25 lakhs per annum. But then rest, ये सब कुछ ब्रेक थ्रू कर सकते हो आप, सारी नॉर्म्स को पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हो if you are that person who has design thinking. आपका नंबर ऑफ इयर्स को आप completely overshadow कर सकते हो अगर आप capable हो. So it is not important, like I said again and again, like I don't follow in my company. मैं 2 साल के एक्सपीरियंस को भी मैं 5 साल वाले का जॉब का सैलरी देती हूँ. I do give that. क्योंकि वो इतने काबिल हैं कि मैं चाहूंगी नहीं ना कि वो यूज करूं मैं. So I'll pay them more. So make yourself skilled. Make yourself so irreplaceable in that manner. आप ये मत सोचो कि आपको बस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मिलेगा. आप अपने आप को इतना irreplaceable बनाओ कि आपको लोग बोले कि नहीं ले लो पैसे, but come work for me. So that is life changing though. Okay, अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है और मन में बार बार आ रहा है कि कुछ अपना शुरू करते हैं पर कर नहीं पा रहे, तो कब उनको स्टार्ट कर देना चाहिए? कब सही समय, एक तरह से बोला जाए सही समय क्या है? See, 2 फैक्टर्स है. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा गिवन फैक्टर है. जब आप स्टार्ट करते हो कुछ चीजें लगती हैं आपको एक कंपनी स्टार्ट करने में. जरूरी नहीं है आप इमीडिएटली एक ऑफिस स्पेस ले लो, लैविश जगह से अपना सेटअप स्टार्ट करो, बट कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एक लगता है जिसमें आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए कि आपने हायर किया है किसी को, या आपने कोई स्पेस लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो उसको सरवाइव करने का 6-10 महीने का 12 महीने का एक बजट साइड में होना चाहिए एटलीस्ट, सो दैट आप नींद मत खो अपनी लाइफ. ठीक है कि प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, एवरी प्रोजेक्ट इज बिकमिंग देन लाइक अ नाइटमेयर फॉर यू. Second thing is which is very important and the most important as an architecture professional is जब आप किसी तरह से अपने आप को ये सोच पाओ कि now you learn the thing you can handle. बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट को पहले तो क्वालिफाई करना, लीड को मैनेज कर पाना, टीम को फाइनेंसेस मैनेज कर पाना, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीजें होती है. जब आप ये सब कुछ समझ पाओ, you know that things are going to be possible for you, तब आप स्टार्ट करो. सिर्फ उस लेवल पे कभी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए फर्म जब आपको लगे कि हाँ मुझे भी काम आता है एंड मैं कर. दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट. लर्न द होल थिंग, अंडरस्टैंड एटलीस्ट करो, फिर अपना काम स्टार्ट. ओके. और प्रॉब्लम आ सकती है तो स्मूथली निकल जाए, एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए ताकि डिमोटिवेट भी ना हो और नेक्स्ट पे मूव कर सके. तो क्या प्रोसेस हो सकता है? See, like I said, मैं अपने बारे में भी अगर बात करूँ तो मेरा पहला क्लाइंट वाज रिलेशनशिप. ठीक है, we had a great relationship and उन्होंने मुझे क्लाइंट ना ऑफर किया. And my first project was a residential project, interiors in Magnolias. अच्छा. So why? अब आप ये सोचिए, मैंने कंपनी तो स्टार्ट ही की थी ना. कोई भी मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहला क्यों देगा? Right. कि वो मुझ पे यकीन करते थे. He was trusting me with his things. So and till date, everything that we have worked, हमारे जितने भी काम हैं, हम सारे रेफरेंस के थ्रू काम करते. क्योंकि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से एक आर्किटेक्ट को जो डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता, वो क्लाइंट को लग रहा है कि हम सिर्फ एक बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे, हम 4 कलर्स बता देंगे, 2 मटेरियल्स बता देंगे और काम हो. आप अगर अपनी ऑनेस्टी से डिलीवर करोगे तो आर्किटेक्ट एक एक्चुअली में वो फील, एक डॉक्टर है जो आपकी लाइफ इम्पैक्ट करता है और दूसरा वो आर्किटेक्ट है जो आपकी लाइफ इम्पैक्ट करता है डेली बेसिस पे, शायद डॉक्टर से भी ज्यादा, क्योंकि आप उस बनाई हुई जगह पर रह रहे हो. चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आपका घर है, चाहे आप बाहर जा रहे हो, चाहे सिनेमा थिएटर जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, हर जगह आप एक बिल्डिंग से इंटरेक्ट कर रहे हो. आप किसी न किसी तरीके की स्पेस से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. सो आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ही ध्यान दें
ट्रस्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें। डोंट गो बाय कि नहीं मुझे मिल जाए एक क्लाइंट किसी तरह से मिल जाए। नो, डोंट फोकस लाइक दैट। इसीलिए मैंने कहा एक बजट रखिए अपने पास, सो दैट यू हैव दैट सेफ्टी नेट कि मेरे को कोई रश करने की जरूरत नहीं है। आप सुकून से एक अच्छे क्लाइंट को अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करोगे ना, आप दोबारा कभी मुड़ के नहीं देखोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको काम की कमी नहीं होगी। और टीम कब हायर करना स्टार्ट करना चाहिए? सोलो तो कर सकते हैं कुछ महीने। हाँ, ऑफ कोर्स हर कोई ऐसी स्टार्ट करता है, मैंने भी ऐसी स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में आई हैड जस्ट मी, देन जब मुझे लगा कि जो मीनियल जॉब्स होते हैं, जिन चीजों को मैं किसी को आउटसोर्स कर सकती हूँ और मैं अपना टाइम किसी बेहतर चीज में लगा सकती हूँ, तब हायरिंग करना स्टार्ट करें। जब भी आपको लगे कि जिस चीज से ग्रोथ आ रही है उसमें टाइम नहीं दे पा रहे, आप रेगुलर जॉब्स में टाइम देना, ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जा रहा है वर्किंग ड्राइंग्स एंड एटसेट्रा में, आप फिर हायर। ओके, और इसमें बड़ा स्केल क्या है? इस बिजनेस का बहुत बड़ा स्केल क्या है जहाँ तक लोग अपना एम रख सकते हैं कि उस लेवल पे पहुँच गए तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा इंडस्ट्री में? वर्ल्ड लेवल, नथिंग शॉर्ट देन द वर्ल्ड लेवल। व्हाई नॉट? आप अगर काबिलियत रखते हैं तो आप ऊंचा सोचिए, जितना ऊंचा सोच सकते हैं। आई फील कि आप इतना सोच लिया कि इतना कर लिया तो हो जाएगा, थिंक द वर्ल्ड लेवल। उसके बाद तो कहीं ना कहीं फॉल करोगे। होता है ना कि एम फॉर द स्टार्स, आप कहीं ना कहीं ऊपर ही गिरोगे जाकर। राइट। सो व्हाई डू यू थिंक स्मॉल? तो एक अगर बजट देखा जाए कि कितना बजट लेके चलना चाहिए इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए, इनिशियली एकदम बिगिनर के लिए, पहले कोई बिजनेस नहीं किया है, कॉलेज ग्रेजुएट है, 1-2 साल जॉब कर लिया, और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में होंगे और चाहते होंगे कि अपना स्टार्ट करें, तो कन्फ्यूजन में होंगे कि बजट क्या लगेगा। तो इन जनरल सब के लिए आई थिंक किसी हायरिंग के लिए एटलीस्ट साल भर की सैलरी हो। आप अगर कोई एक ऑफिस स्पेस ले रहे हो छोटा सा भी, तो उसका का 1 साल का रेंटल पूरा फंक्शन करने का है, सिर्फ रेंट, उसके साथ बहुत सारे और खर्चे आते हैं, वो सारा हो आपके पास। एंड अपने खुद के सर्वाइव करने के लिए पैसे होने चाहिए। एंड आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, कंप्यूटर सिस्टम लगते हैं, खरीदने पड़ते हैं। सो ऑल दिस थिंग मिला के मोर और लेस बहुत कम भी अगर कोई इंसान खर्चा करेगा तो भी 5-7-8 लाख रुपए तो लगते ही है। बहुत मिनिमम बोल रही हूँ, जहाँ पर किसी एक स्पेस पे आप लेकर के कुछ नहीं इंटीरियर्स कर रहे हो, कुछ उसको अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बस एक शॉप की तरह लेके अपना काम स्टार्ट करो जहाँ पे लोग बैठ सकते। सो देन दिस इज द बजट। बाकी तो फिर अगर आप स्पेस बेहतर करने लग जाओगे तो इट्स गोइंग टू बी एन आर्ट। ये घर से भी किया जा सकता है वैसे? अभी ना मुझे सेव कर रहे हूँ कहीं ना कहीं अपनी रेंटल वैल्यू से, बट ऑफ कोर्स क्लाइंट्स की मीटिंग्स नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अनलेस अगर आप उस तरीके के प्रोजेक्ट्स में हो इन्वॉल्व जहाँ पे क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन इतना नहीं है, जो कि होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो आप घर से काम कर सकते हो बहुत इजीली कर दो। बट अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ क्लाइंट के साथ आपको मीटिंग्स करनी है, तो यू नीड अ प्रॉपर मीटिंग स्पेस। फिर आप घर पे मीटिंग नहीं कर सकते हो, या फिर आपने या तो घर ऐसा है कि आपने एक प्रॉपर ऑफिस डेवलप कर लिया उसके अंदर, then that's another thing, but office feeling वाला feeling space होना चाहिए। राइट। और जीरो मनी जैसा कोई है इसमें ऑप्शन? किसी के पास है ही नहीं, एकदम जीरो से हीरो बनना है, तो क्या पाथवे होना चाहिए? पहले आप जीरो पे अगर आप हैं तो अगर आप अपना कोई जॉब करके भी सेविंग्स डेवलप कीजिए, दैट्स द ओनली वे। क्योंकि आपको कोई भी इंडस्ट्री में होंगे तो आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कुछ वैल्यू तो नहीं, आप किसी को भी हायर करोगे, आप फ्रीलांसर की तरह स्टार्ट करोगे। आपने पहले किसी जॉब में एक्सपीरियंस लिया, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, ताकि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई हायरिंग कुछ नहीं लेना, तब आपने उससे सेव किया, सेव करके फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे ग्रेजुएट करें, देन यू गो इनटू बिकमिंग अ स्मॉल एंटिटी जहाँ पे आपने एक ऑफिस स्पेस ले लिया, एक छोटी सी हायरिंग कर ली, सो अपने ही पैसों से आप ग्रो करते जाओ।
10 साल को लेके क्या क्या स्किल मैटर करेंगी, किस तरह से हमें पिवट करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो वो क्या कैसे डिस्कशन होते होंगे एज न्यूज़, जो आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, साइट नॉलेज, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सारे आई थिंक एक इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इम्पोर्टेंट स्किल्स है, या स्किल्स नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली, बट चीजें जो एक इंसान को या एक प्रोफेशनल को, एनी प्रोफेशनल शुड हैव कमिंग गोइंग इन 20 years from today, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि AI सेंट्रिक अगर हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है, तो जो इंसान ह्यूमन सेंट्रिक होगा उसकी और वैल्यू जाएगी। रिमोटली वर्क कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, कहीं किसी कंपनी में अप्लाई किया और इस इंडस्ट्री में ऐसा ट्रेंड है? सी हाइब्रिड हो सकता है जॉब। देयर आर जॉब्स, जैसे हमारे आर्किटेक्चर में कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सो जो जॉब्स है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग डेवलपमेंट है, 3Ds है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, ये हमारा ऑफिस जॉब। ये अगर आपको कोई कंपनी इंटरनेशनल है और आपको अगर वो ऑफर कर रही है, तो डेफिनेटली आप इंडिया से बैठ के काम कर सकते, या इंडिया के अंदर भी कोई कंपनी आपको ऑफर कर रही है, तो आप ये काम घर से बैठ के हाइप कर सकते हो। बट अदर देन दैट अगर नहीं है, तो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट इसका इनफैक्ट ज्यादा एप्लीकेबल होगा, जिसमें आप ये काम घर से बैठ के करोगे। बट आर्किटेक्चर या इंटीरियर इज अ फील्ड ऑफ साइट, सब कुछ साइट पर ही हो रहा है, तो साइट पे जाना, उसको फील करना, उसको स्मेल करना, उसकी चीजें ऑब्जर्व करना, वो आपका साइट का काम तो कभी निगेट नहीं कर सकता। तो इंटरनेशनली क्लाइंट लेना भी मुश्किल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैंने कहा जैसे कुछ चीजें हैं जो आपके ऑफिस में बैठ के जो जॉब्स होती हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वर्किंग ड्राइंग्स है, 3Ds है, एक्सेट्रा, सो दीज कैन बी डन, और ये आउटसोर्स कर सकती है कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी या क्लाइंट आप इंडिया में। बट इसके आगे जो साइट लेवल चीजें हैं, वो ऑफ कोर्स आपको वहां उस जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप इस लेवल का काम ले पाओगे ताकि कोई कंपनी ऑफर करे। ओके, एक ऐसी हैबिट कौन सी है जो हर आर्किटेक्ट को बिल्ड करनी चाहिए, डेली होनी ही चाहिए? वो तो ऑब्जर्व कर, बिकॉज जितना आप ऑब्जर्व करोगे, जितना आप चीजों को समझोगे, स्पेसेस, पीपल, हर चीज, आर्किटेक्चर इज अ फुल स्कोप फील्ड। आप हर चीज को जितना ऑब्जर्व करोगे, उतने ही अच्छे आर्किटेक्ट जाओगे। तो ऑब्जर्वेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर कोई 18 साल का है, अभी टीनेजर ही है, और ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट जगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद, तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए? अभी कॉलेज भी नहीं गया है। आई थिंक एक प्रॉपर कॉलेज में एंजॉय करने की कोशिश करें, जो मैंने प्रॉपर एक डेफिनेशन दी थी कि क्या अच्छा कॉलेज है एक्चुअली में। एक कॉलेज अच्छा प्रॉपर एंजॉय करे, अपनी ये नोटिस करे इस सबसे पहले कि आर्किटेक्ट क्या कोई बोल रहा है या लग रहा है कि बहुत स्कोप है इसलिए लेना है, तो इस बात को अंडरस्टैंड करे दैट आर्किटेक्चर बहुत ही पेशेंस ड्रिवन फील्ड है, और इसमें आपको बहुत पैरामीटर्स पे डील करना होता है। आपको हर लेवल के इंसान से कोऑर्डिनेशन करना होता है, एक क्लाइंट से लेके एक साइट के लेबर तक के आपको हर लेवल कम्युनिकेट करना है, पेशेंस रखना है उस लेवल कि आप काम को करवा पाओ। तो आपके अंदर वो अगर स्किल है, आपके अंदर अगर डिजाइन थिंकिंग की स्किल है, तो अगर ये है, then get into a good college and then start developing these skills more and more. राइट। और जिन पर है या कुछ और गवर्नमेंट प्रिपरेशन, बहुत लोग अपनी 20s भी निकाल देते हैं गवर्नमेंट में
या किसी बेहतर नौकरी के लिए, तो उनके लिए इसमें बच्चों को इंटरेस्ट है पर पेरेंट्स को नहीं है, तो उनको कन्विंस कैसे करें? This is an important question. I feel आर्किटेक्चर मैं इस तरह इसको आंसर करना चाहूंगी कि आर्किटेक्चर एक फील्ड ऐसी है जो पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप इंटीरियर्स कर सकते हो, आर्किटेक्चर कर सकते हो, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइसेस होते हैं। पर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप फर्नीचर डिजाइनिंग कर सकते हो, आप यूआई यूएक्स में जा सकते हो, आप ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, एनी इंडस्ट्री, फैशन में जा सकते हो, एनीथिंग दैट नीड्स डिजाइनिंग आप उस चीज में जा सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो। प्लस इसके अलावा आज के दिन सॉफ्टवेयर बेस्ड बात करूं तो आप एक बीआईएम एक्सपर्ट बन सकते हो, जिसकी बहुत वैल्यू है आज के दिन। या आप रेविट एक्सपर्ट बन सकते हो, जिसमें बहुत वैल्यू है। या आप मैनेजमेंट में जा सकते हो कंप्लीटली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज है बहुत सारी, आप उनका पार्ट बन सकते हो। सो आप आर्किटेक्चर करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आर्किटेक्चर, बहुत बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होते हैं। सो आर्किटेक्चर के बाद करने के बाद भी, लाइक डॉक्टर बन गए तो पढ़ा तो डॉक्टर ही बनना है। आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद यू कैन स्टिल चूज आफ्टर द डिग्री आल्सो दैट कि आप किधर जाना चाहते हैं। सो दैट्स आई फील इन फैक्ट अ बेटर ऑप्शन। ओके, तो आपके हिसाब से आर्किटेक्ट की, एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट की डेफिनेशन क्या है? इसको माना जाए कि हाँ ये है असली सही गेम खेल रहा है, जो लाइफ को सही से इम्पैक्ट कर सकता है, जो अपने काम से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर एक भी प्रोजेक्ट आपने ऐसा किया है जहां पर क्लाइंट ने आपको नॉट मॉनिटरली, नॉट ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बट आपको क्लाइंट की लाइफ में इम्पैक्ट दिख रहा है आपके काम से, देन यू लव इट। बिकॉज आर्किटेक्चर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्किटेक्चर इज नॉट अ मेयर फील्ड, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको आपको इंसान ना सिर्फ अपने पैसों से ट्रस्ट करता है, पर अपनी लाइफ की हर डेली की वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा उनको जाकर के, वो आपको देता है कि आप ये मेरे लिए करो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। आप पूरा डेली बेसिस का मूड, उनकी फीलिंग्स, उनकी हेल्थ, उनका सब कुछ डिसाइड कर सकते हो एक अच्छे आर्किटेक्चर से। और कब कोई भी आर्किटेक्ट समझने लगे कि अब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब मैं ऊपर हूँ एकदम टॉप लेवल पे, अपने आप को कुछ समझने लगे, कुछ तो अचीव किया है भाई इंडस्ट्री में? सेम आंसर? मतलब अगर आप ये कर रहे हो तो बढ़िया है, मतलब ऑफ कोर्स अगर आप इम्पैक्ट कर पा रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें बहुत अलग वे में ऑब्जर्व की जाती है। बट मुझे लगता है कि पहले तो क्लाइंट को भी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है होना कि आर्किटेक्ट का रोल एग्जैक्टली है क्या, मेजर रोल क्या है। वो तो मीनियल जो जॉब्स है सारे के हैंडलिंग है, डिलीवरेबल्स है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। बट एक अच्छा आर्किटेक्ट चूज करने के लिए उनको सबसे इम्पोर्टेंट है ये चूज करे कि वो कितना इस बात को समझते हैं और उनका काम कितना इस हिसाब से है कि वो ये जानते हैं कि वो आपकी पैसों को आपके बेस्ट लाइफ के लिए डिसाइड कर पाए, कि डिसीजंस उसके अराउंड है कि नहीं। ओके, अगर इस पॉडकास्ट से एक सबसे बेस्ट लेसन लेके जाए कोई भी पर्सन, तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? आई थिंक सबके लिए अलग अलग है। स्टूडेंट के लिए कि वो अपने आप को देखे कि अपना डिजाइन थिंकिंग क्या के अंदर है कि नहीं है, ऑब्जर्वेशन का है कि नहीं है। प्रोफेशनल्स के लिए दैट दे शुड नॉट गो बाय कि सॉफ्टवेयर में सीख लूं और मुझे सब कुछ बाकी का कम्युनिकेशन है या नेटवर्किंग है या फॉर एग्जांपल डिजाइन थॉट प्रोसेस है, वो शार्पन करना आना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्लाइंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दैट आप वो आर्किटेक्ट को चूज करो जो आपकी हर चीज को पूरी जिम्मेदारी से आपकी लाइफ को जो इम्पैक्ट करने वाला है। आपका वो प्रोजेक्ट भले घर है, ऑफिस है,
मॉल है, एनीथिंग इट इज, वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हो और उसने वैसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, देन यू चूज अ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई बहुत फेमस है, बट दे डोंट वर्क लाइक दैट। अगर उनको ये डिजाइन थॉट प्रोसेस नहीं है तो डोंट गो विद देम, गो विद अ स्मॉलर आर्किटेक्ट जिसके अंदर ये जिम्मेदारी है, जिसको ये समझ है कि आर्किटेक्चर एक्चुअली है क्या। सो ये तीनों के लिए एक अलग अलग लेसन है, इस व्हाट आई वुड से। तो क्या ये करियर रिसेशन प्रूफ है? जैसे कि कोरोना आया था, रिसेशन, इम्पैक्ट हुआ था इसमें। हाँ, सी ऑफ कोर्स रिसेशन प्रूफ तो कोई भी स्ट्रीम नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है दुनिया में जो रिसेशन प्रूफ है, बट डेफिनेटली ये है कि क्योंकि हम ह्यूमन के लिए क्रिएट कर रहे हैं एंड इट्स ऑल एट अ लेवल जहां पर आप डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पैक्ट कम होगा। कोरोना में इम्पैक्ट आया था बिकॉज साइट्स बंद हो गई थी, आपको एनफोर्समेंट था, चीजें मूव ही नहीं कर सकती थी, तो वो एक इम्पैक्ट आता है। बट देन द मोमेंट इट गेट्स ओवर, द अमाउंट ऑफ वर्क आपको मिलेगा इज टोटली व्हाट यू कॉल दैट प्रोपोर्शनल टू आपका क्या डिलीवरेबल है, किस तरीके के आप होगे, पीपल विल कम टू यू। तो रिसेशन का ऐसा कुछ है नहीं, टोटली वेरिएबल होता है ये चीज। ओके, तो अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होगा। तो फास्ट में दो ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक चूज़ करना है और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो उसका शॉर्ट आंसर देना, ठीक है? एज आर्किटेक्ट, कॉफ़ी या चाय? चाय। ओके, स्केचिंग या रेंडरिंग? Sketching always. मतलब it's the best thing that you can have as an artist. You can communicate with art. AutoCAD या Revit? Revit, because Revit बहुत मल्टी फेसेटेड लेवल पे आजकल एंगेज हो रहा है प्रोजेक्ट में। वो सिर्फ प्लान्स नहीं है, उस पे एलिवेशंस भी है, बहुत सारे और इंटीग्रेशंस हो रहे हैं। ओके, साइट विजिट या ऑफिस वर्क? साइट विजिट, आर्किटेक्चर इज साइट विजिट। ओके, रेसिडेंशियल या कमर्शियल? Residential, because that is where you impact the most for a long time. मॉडर्न डिज़ाइन या ट्रेडिशनल डिज़ाइन? Always traditional. ज़्यादा बेटर है। हाँ, because अभी अगर मैं डिजाइन ट्रेंड्स के बारे में बात करूँ तो इंडिया में वापस से ट्रेडिशनल डिजाइन का कॉन्सेप्ट वापस आ रहा है, ठीक है, एंड बिल्ड लोकल का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अपने लोकल मटेरियल्स यूज कीजिए, सस्टेनेबिलिटी को। तो हम यही वैसे हमेशा से, हमने तो यहाँ मॉडर्न को थोड़े दिन के लिए अडेप्ट किया हुआ है। वी हैव अडेप्टेड, नॉट दैट वी हैव लॉस्ट इट, बट ट्रेडिशनल इज द वे टू गो। आई फील दैट इज हाउ आई लाइक इट एंड आई चूज टू डू इट। ओके, मिनिमलिज्म या लग्जरी? Minimalistic luxury. ओके, कंक्रीट या वुड? Wood always. ज़्यादा अच्छा दिखता है। नहीं, इसका फील बहुत अलग है। आप सोचो ना, खुद ही से सोचो, वुड इज अ लाइफ, it feels something at the moment you feel seawater as compared to the other one. ओके, मॉर्निंग वर्क या नाइट वर्क? हाँ, आर्किटेक्चर तो एक फील है। देयर इज अ कोट इन आर्किटेक्चर जिसपे हम बोलते थे कॉलेज टाइम से कि आर्किटेक्ट्स नेवर स्लीप। सो हम कॉलेज में भी अगर हम रात के 4 बजे, दैट वाज अ यूजुअल, रात में सोना नहीं है, ये हमारे लिए बहुत रेगुलर था। सो 4 बजे भी अगर आपको कोई सीनियर दिख रहा है तो यू विल नेवर से गुड नाइट, मतलब गुड इवनिंग ही बोलते थे। अच्छा, So, but other than that, as for the practical side of it, अगर हम generally बात करें professionally तो of course होंगे। ओके, हैंड स्केच या एआई? काम ही खत्म एक बार में। हैंड
sketch on the places जहाँ पर आपके पास में आपको immediately communicate करना है. AI on the places where you have to make a presentation किसी project के लिए या कुछ भी आप compile कर रहे हो. तो manual job input कम करने की. Both. ओके. क्लाइंट मीटिंग या डिजाइनिंग? अगर दो ऑप्शन है, अभी मीटिंग है. Client. वो तो जरूरी है. I like to understand. I like to know people. को कुछ समझना कि मैं फिर उनके लिए बेहतर काम कर पाऊँ. स्टार्टअप या जॉब? डिपेंड करता है, बट कि आप किस तरह से आपको क्या सूट होता है पर्सनली. फॉर मी इट वाज अ फ्रीलांसर. ओके. वैसे इन जनरल जॉब या बिजनेस में क्या आपके हिसाब से अच्छा है? क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता है. ऐसा लगता है लाइक आई सेड कि बिजनेस साउंड करता है बहुत फ्लैशी, बहुत ही फैंसी के वो अपना बिजनेस है, अपने हिसाब से करेंगे. यू आर योर ओन बॉस. इट्स ओनली द बाहर की दुनिया का चार्म है. अंदर लाइक आई सेड, अगर आपको लगता है कि आपने वो सब कुछ है जो एक बिजनेस रन करने के लिए चाहिए, क्योंकि आप पूरी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, देन ऑफ कोर्स बिजनेस एनी डे. बट अगर नहीं है, शांति से आपको अपना स्किल है, आपको पता है कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता करना और यही आता है और मुझे इसी चीज में ही दिमाग लगाना है. सिर्फ मुझे 50 चीजें नहीं मैनेज करनी, क्योंकि बिजनेस सब करना पड़ता है. तो प्लीज स्टिक टू अ जॉब और ट्राई एंड गो अप द लैडर. अपना वैसा जर्नी मत बनाओ आप फिर कि आप हर बार बेटर से बेटर फॉर्म में जाओ, इंटरनेशनल जाओ, किसी भी लेवल पे जाओ, बट देन स्टिक टू अ जॉब. राइट. ओके. सोलो वर्क या टीम वर्क? टीम वर्क ऑलवेज. कि आप कोलैबोरेटिव आर्किटेक्चर से कोलैबोरेटिव फील्ड, आप कोलैबोरेट करते हो और आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हो, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स और टाइम से एक प्रोजेक्ट बनता है फर्स्ट टीम में. एक आर्किटेक्ट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या होता है? बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ नाउ डिजाइन थिंकिंग, थिंकिंग द ओवरऑल फुल स्पेक्ट्रम थिंकिंग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो है तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वन शुड फॉर प्रोफेशनली डूइंग अ ग्रेट जॉब. मतलब इट्स नॉट अबाउट कोई करंट ट्रेंड नहीं है जो आपको डिफाइन करे, कोई XYZ तरीके का एक टेक्निक नहीं है जो आपको करेगा. अगर आपके पूरा ओवरऑल होलिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस है आपके अंदर, तो आप चाहे इंडस्ट्री का कोई भी फेस चल रहा हो, so that's the most important. और अदर साइड वीकनेस इसका क्या है, जहाँ पे एक आर्किटेक्ट वीक पड़ जाता है, उसका बस नहीं चलता हूँ? I think that कि जब आप साइट के पास होती है तो बहुत सारे वो स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हर चीज के टीम्स होती है, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं. सबको कोऑर्डिनेट करके काम को सक्सेसफुली टाइमली मूव करना, क्लाइंट की हर चीज को रिजॉल्व करते रहना एट द सेम टाइम. क्योंकि व्हाट हैपेंस इज एज अ क्लाइंट कोई मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मैं उनकी हर चीज की प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैनेजर हूँ मैं उनकी, सिर्फ मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ. सो हर चीज करना दैट आई फील इज द बिगेस्ट थिंग फॉर एन आर्किटेक्ट, जिसमें वहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग होता है मोस्टली अनटिल एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जो आप डेवलप कर सकते हो. दैट हमने अपनी कंपनी में डेवलप किया है विद कॉन्ट्रैक्टर्स, चाहे वेंडर्स हैं, चाहे क्लाइंट्स के लिए. सो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर आप सॉर्ट कर लोगे तो आई फील सो फार जब से हमने सेटअप किया, इट्स बीन लाइक 4 years नाउ, हमें बहुत ही कम ऐसा होता है. स्टिल होती है चैलेंजेस, बट देन हमने काफी कुछ ओवर टाइम नेगेट कर दिया है ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे. क्लाइंट शुड बी कंप्लीटली कंफर्टेबल. ओके. वन सॉफ्टवेयर यू कांट लिव विदाउट? AutoCAD. AutoCAD. I think every architect is
की ड्राइंग्स इस पे बनती है, एटलीस्ट सो फार मेजरली जो वाइडली फॉलोड है इन मेजॉरिटी चीजें। ओके, वन आर्किटेक्ट एवरीवन शुड नो, जो फेमस है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नाम है उसका, एटलीस्ट इंडिया में या बाहर। I think it is Hector Corbusier, it's Frank Lloyd Wright. Then there is IMPE as well. Zaha Hadid is one of them. बहुत है, बहुत लोगों ने बहुत रेवोल्यूशनरी डिजाइन्स किए। डिजाइन्स मतलब नॉट जस्ट डिजाइन, थॉट प्रोसेस, लाइक आई सेड, मैं बार-बार आपको वही डिजाइन थिंकिंग की बात कर रही हूँ। इनकी डिजाइन थिंकिंग ही बहुत अलग थी, एंड दैट इज व्हाट मेड देम वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट्स, लाइक वाइडली फेमस आर्किटेक्ट्स, बिकॉज़ मेनली वही मैटर करता है, मेनली वही मैटर, क्योंकि they were all these names that I know, but ऐसे बहुत लोग हैं, अभी मैंने आपसे 4 ही नाम लिए, but they had a very different thought process around it. Okay, एक बुक recommendation. Book recommendation, I think I have this book that I'm reading. This is called Form, Space and Order by Francis. So it's a beautiful book. I think one should read this book. It's a beautiful book. Okay. और ड्रीम प्रोजेक्ट एक आर्किटेक्ट का क्या होता है और आपका क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होता है? आई थिंक ड्रीम प्रोजेक्ट वुड बी एनीथिंग जहाँ पे मैं बहुत मास नंबर पे लाइव्स को इम्पैक्ट कर सकूं, सेंट्रिक human centric चीजें तो हैं। So because ये architecture में the beauty is in detail, the God is in details बोलते हैं। So in the smaller things, finer things, so मैं ये दिखाना चाहती हूँ लोगों को in any project that I can, कि how a good architecture actually impacts you. right? Any architect, and of course for me as well. One productivity habit. Productivity habit for I think productivity habit would be that there's this thing that I follow. It's called 5-second rule. It's a very famous rule developed by Mel Robbins, and it's like when you think of something, 5, 4, 3, 2, 1, get on it. Start. Yeah, because somehow psychologically, जब आप 5, 4, 3, 2, 1 counting start करते ना, your brain, if you observe yourself, आपका brain automatically कुछ भी सोच रहा होगा ना, just start aligning itself कि अरे कुछ करने जा रहे हैं, Right. 5, 4, 3, 2, 1, and it starts getting ready. तो आपके लिए easy हो जाता है, and your brain gets you to go into that. So yeah, that's okay. That's my mantra to do. Okay. एक सिटी जहां आप डिजाइन करना चाहेंगे? Kyoto. Outside India. Yes. ब्यूटीफुल प्लेस। उसमें क्या बदलाव होने चाहिए वैसे? बदलाव तो नहीं, I think it's a good place to in general, but then maybe I would like to add one of mine as well. अच्छा, okay. Success in one word. If my client says that you have impacted my life and I love the work that you have done, it's such a feeling wise, it's a different, and thankfully I had clients like that who have told me this thing, and that is the best part. Nothing I ever can trade off for that. Those words जब आपको client बोले, so that is success. Wow. Okay. Architecture in one sentence. Architecture in one sentence. It's a responsibility that impacts the life. Okay. जो अभी तक लास्ट तक देख चुके हैं, लगभग 1 घंटा का समय उन्होंने दिया है, इतना पेशेंस है।
उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है फ्यूचर आर्किटेक्ट को क्या कहना चाहोगे? वन पीस ऑफ एडवाइस। I think future architects के लिए I would say please develop a design thinking. It's the most important thing you can have. आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, great. आप बहुत सारे AI forms सीख सकते हो, AI वर्क कैसे करना है. All of that is an add-on to the main thing, which is design thinking. So please focus on that. Keep yourself open to observing things, to learning. चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टू बिकम एन आर्किटेक्ट एस्पिरेंट हो, ऑब्जर्व करो, लर्न करना मत छोड़ो, बिकॉज आर्किटेक्चर डेली चेंज होता है. डेली तो नहीं, फिर इट्स अ वेरी फास्ट चेंजिंग फील्ड. तो लर्न. Okay, so we are at the end. Alright guys, thank you so much for watching. See you in the next podcast. Bye bye.